हेलो बच्चों, तो ये है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होती है, कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एसोसिएट होकर ट्रेवल कर रहा था और कितना परसेंट ऑक्सीजन आपका ट्रेवल कर रहा था बेटा किससे, ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेज में प्लाज्मा से के थ्रू ट्रेवल कर रहा था। तो ये चीज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था बेटा आपका। 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था और 3% हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, मतलब प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रेवल कर रहा था। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। फिर मैंने हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था बेटा कि हीमोग्लोबिन कितने टाइप के होते हैं और उसमें उसको बनाने के लिए कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो बताया था। फिर मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से आपका ये बेटा ये सिस्टमिक आर्टरीज में क्या क्या आपकी वैल्यूज रहेंगी वो मैंने देख लिया था, और सिस्टमिक वेन्स में क्या क्या वैल्यूज रहेंगी ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख रखा था। फिर मैंने बताया था बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से मैंने बता दिया था, पूरा चीज मैंने डिस्कस किया था। क्या होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या होता है मिथेमोग्लोबिन, वो मैंने डिस्कस किया था। ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था बेटा, ठीक है। और फिर जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से लूजली अटैच होती है, जो बॉन्ड होते हैं वो वीकर बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि बेटा उनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों इंपॉर्टेंट है। लंग्स में क्या होगा, एसोसिएशन, और टिश्यू लेवल पे क्या होगा, डिसोसिएशन। आज जो हम लोग बेटा पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ने से पहले मुझे ये वाला आपको डायग्राम पढ़ाना है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल एकदम इजी फॉर्म में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इस तरफ से बेटा आ रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है आपका टिश्यू। क्या है बच्चों, ये है आपका टिश्यू, ये है टिश्यू। ठीक बच्चा, और इधर से क्या आ रहा है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से कुछ वैल्यूज पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सबसे पहली बात, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ये होता है बेटा 95 mm ऑफ Hg। कितना होता है बेटा, 95 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इस पार्शियल प्रेशर पे याद रखिएगा, इस पार्शियल प्रेशर पे 95 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, मतलब कि एसोसिएट तो होता ही है, लेकिन 98% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या होगा, सैचुरेटेड होगा इन दिस पार्शियल प्रेशर। तो ये वाला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है, ये वाला पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने क्या बोला, इन दिस पार्शियल प्रेशर, इन दिस पार्शियल प्रेशर 98% 98% हीमोग्लोबिन, 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। 98% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब मुझे बताइए कि इसी जगह पर अगर हमने एक डाटा को और लेना है, इसी जगह पर एक डाटा को अगर मैं और लूं बेटा, तो मैंने ये बताया था कि 100 ml ब्लड, अगर मैं मान रहा हूं कि 100 ml ब्लड ब्लड टिश्यू में आ रहा है, 100 ml ब्लड टिश्यू में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 100 ml ब्लड टिश्यू में आ रहा है। तो 100 ml ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होगा, 20 ml ऑक्सीजन होगा। अगर मैं ये माना है कि एट दैट टाइम, एक टाइम पर मैं ये देख रहा हूं कि 100 ml ब्लड आसपास बेटा कहां पर पहुंच रहा है, टिश्यू में पहुंच रहा है। तो 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन था बेटा आपका, 20 ml। तो इसको मैं लिख देता हूं कि ऑक्सीजन
20 ml पर DL था बेटा, 20 ml, 20 ml पर DL था। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया क्या बच्चों? ये वाली वैल्यू भी अपने को याद रखनी है, कई बार मैं बता चुका हूं। ठीक, अब समझ में आएगा। अब मुझे देखना है कि टिश्यू पर पार्शियल प्रेशर, ये सारी बातें मैं बेटा कितनी बार बता चुका हूं आपको। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये होता है 40 mm ऑफ Hg। कितना होता है बेटा? 40 mm ऑफ Hg। और अगर मैं बात कर रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की, तो ये होता है आपका 45 mm ऑफ Hg, 45 mm ऑफ Hg। इतनी पॉइंट मुझे समझ में आ गया क्या बेटा? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले ही बेटा डिस्कस कर चुका हूं, ये सारी बातें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इतनी बार मैंने आपको ये पार्शियल प्रेशर लिख दिया है कि अब तो आपके दिमाग में बेटा घुस गया होगा। ठीक है, चलिए। अब मैंने ये बोला, सुनना बात ध्यान से, तो मैंने ये बोला कि ये जो आपका ब्लड है, ये जो आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड हार्ट से आ रहा होगा बेटा। हार्ट से आ रहा होगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक, चलिए। और ये ब्लड एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट एट्रियम। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऑक्सीजन ब्लड यहां से ट्रेवल करा दे रहा हूं। ठीक, चलिए। तो मैंने यहां पर बोला कि ये वाला जो ब्लड है वो यहां पर पहुंच गया। ठीक, ठीक है, चलिए। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया मुझे। ठीक, अब मुझे बताइए कि एट दैट पॉइंट, ठीक है, एक बार अगर मैं नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन ओनली 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। ये पॉइंट मैं बहुत इत्मीनान से लिख रहा हूं, मुझे लगता है अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन only 5 ml, only 5 ml oxygen delivered to the tissues। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? तो मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन ओनली 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यूज। चलिए, आ गया बात समझ में? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मार्क माय वर्ड्स बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो यहां पर कितना ml ब्लड आया था? 20 ml। मैंने क्या बोला? 5 ml डिलीवर हो गया यहां पर। ठीक है, तो कितना यहां से निकलेगा? कितना यहां से निकलेगा? 15 ml पर DL। ठीक, तो अगर हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, अगर हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा? 15 ml पर DL। कितना है बेटा? 15 ml पर DL। ठीक है, अब मान लीजिए इसको मैंने मान लिया 100%, इसको मैंने मान लिया 100%। आ गई बात समझ में? और 15 ml निकला, तो मुझे बताइए कि कितना परसेंट ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर हुआ ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन? 25।
परसेंट। तो इसी 5 ml को मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ बच्चों, 25%। तो चाहे मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन ओनली 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर टू द टिश्यूज, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन ओनली 25% ऑक्सीजन डिलीवर टू द टिश्यू। दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बसे होने चाहिए। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं आगे चलता हूं। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं आगे चल सकता हूं। बिल्कुल, एक मिनट बेटा, पानी पी लेते हैं। चलिए, अब सुनो इधर। अब मुझे पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। सुनना बात ध्यान से, यह है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। अरे ये सेम होगा, सेम। कहां, सेम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपका, 40 mm ऑफ Hg। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब मुझे बताओ कि यहां पर लंग, यहां पे इससे पहले ये लंग पे आया होगा बेटा, यहां से लंग। और लंग में अगर हम बात कर रहे हैं किससे बनाओ, इससे बनाओ, इससे बना लेते हैं। यहां पर लंग्स मैंने बना दिए। ठीक। और लंग से ब्लड कहां पर पहुंचा था आपका, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक। तो लंग के पास अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं लंग के, तो लंग में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। इसके कारण यहां पर एसोसिएशन हुआ था किसका, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। और यहां पर क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है यहां पर, तो यहां पर क्या हुआ, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पर क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन से एसोसिएट हुआ था और क्या बनाया था यहां पर हम लोग, HbO2 का फॉर्मेशन किया था यहां पर हम लोग ने। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैंने HbO2 बनाया था लंग में, और यहां पर मैंने क्या किया, HbO2 जो आया था टिश्यू में, उसको मैंने हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ दिया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया। अब सर मुझे बताइए कि अगर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो मुझे बताइए कि टिश्यू ज्यादा काम करेंगे। अगर टिश्यू ज्यादा काम करने के लिए मुझे ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी। अगर ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी तो मुझे ज्यादा मेटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, और ज्यादा मेटाबॉलिज्म करने के लिए मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में। तो अगर हैवी तो मेरे पास देखो भी मार्जिन है। मेरे पास देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी अभी मेरे पास 15 ml ऑक्सीजन शेष है। तो क्या मैं इस ऑक्सीजन को ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी कैन डिलीवर 15 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी कैन डिलीवर 15 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये वाला दूसरा पॉइंट है बेटा। ठीक। तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज we can 15 ml ऑक्सीजन 15 ml ऑक्सीजन, या इसको ऐसे लिख देते हैं बेटा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 15 ml ऑक्सीजन, 15 ml 15 ml ऑक्सीजन कैन डिलीवर
can deliver to the tissues. आ गई बात समझ में? आ गई बच्चों बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट भी देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा तो हम लोग 50, क्योंकि हमारा मार्जिन है, देखो हम मार्जिन लेके चल रहे हैं, हम मार्जिन यहां पर लेके चल रहे हैं। तो ये वाला डब्बा भी आप दोनों के आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डब्बे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैंने बता दी। तो यहां पर ये क्या है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ जो CO2 होता है वो होता है आपका कितना, बताइए कितना होता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट 45 mm ऑफ Hg। आगे बात समझ में? मेरे पास अभी भी 75% ड्यूरिंग नॉर्मल मेटाबॉलिक कंडीशन मेरे पास 75% तक ऑक्सीजन बच जाती है, क्योंकि मैं 100% लेकर टिश्यू तक आया, मैंने 25% यहां पे डिलीवर कर दिया, तो 75% डीऑक्सीजन ब्लड से वापस चला जाएगा। ठीक बच्चों? तो याद रखना कि यहां पर जो डिलीवरी हो रही है वो हो रही है 5 ml या 25% ऑक्सीजन। ठीक है? ये बेटा मैंने क्या बना रखी है, कैपिलरीज बना रखी हैं, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये है आपकी कैपिलरीज। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैपिलरीज के लेवल पे ही क्या होता है बेटा आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है? ये आर्टेरियल साइड की कैपिलरीज हैं और ये वेन्यूज साइड की कैपिलरी। अगर ये समझ में आ गया तो बिलीव मानिए कि आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एकदम लप्पू तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और इसीलिए ये वाला जो मैं डिस्कस करता हूं डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आगे बात समझ में? अब हमें कुछ डाटाज को देखना है, और जब हम डाटाज को देख लेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है? आइए, ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, ये सब पढ़ाया था क्या? ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर एट लंग्स एंड फॉर्म्स HbO2, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। बिल्कुल, तो ये आपका क्या है? HbO2। फिर अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिलीवर द ऑक्सीजन टू द टिश्यू ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर एट द टिश्यू लेवल, ठीक है, और क्या होगा? ये वाला पॉइंट भी मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक, ये सब पढ़ा दिया, सिर्फ मैंने पहले से लिख दिया है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज 100 ml ब्लड डिलीवर 15 ml ऑक्सीजन टू द मसल्स, बिल्कुल सही बात है। और एवरी, अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को देखो मैंने कहां पर डिस्कस कर रखा है पहले से। इधर देखो, ये वाला डायग्राम, वापस आओ, देखो यहां पर हम, मुझे बताना कि अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देख रहे हैं तो कितनी CO2 कितना है बेटा आपका? 52 ml पर DL, मतलब 100 ml ब्लड में 52 ml क्या है आपका CO2। और जब हम लोग यहां पर CO2 को डिलीवर कर देंगे तो हम लोग CO2 कितना लेके आ रहे हैं? 48। तो मुझे बताइए कि 100 ml ब्लड कितनी ml CO2 को एल्विलाई को देता है आपका? तो 4 ml CO2 आपको पर 100 ml डिलीवर करते हुए जाता है। तो वही सेम चीज बेटा मैंने यहां पर लिख रखी है। ठीक है? तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 4 ml CO2 टू द एल्विलाई। ठीक है? तो ये डाटा मुझे लगता है बेटा एकदम इंस्टेंट आपको दिमाग में आने चाहिए और याद भी होने चाहिए। ये डाटास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं आगे चल सकता हूं और हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। आइए देखते हैं। चलो, तो अब अगर हमने ये देख लिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को पढ़ने से पहले मैं कुछ डाटाज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, मैं कुछ डेटा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये डाटा अगर समझ में आ जाएगा तो हमको बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझ में आ जाएगा। ठीक है? और यहां पर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी डिस्कस करूंगा। आइए देखते हैं। याद रखिएगा, मैं यहां पर अगर बात करूं, अगर पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ Hg है, किसका? ऑक्सीजन का। ध्यान से सुनते रहना। अगर मैंने बोला 100 ml
mm ऑफ Hg अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, तो इस पार्शियल प्रेशर पे, इस पार्शियल प्रेशर पर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। अगर मैंने क्या बोला, अगर 100 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो उस टाइम पर हीमोग्लोबिन 100% ऑक्सीजन से क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ये डाटाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मुझे अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर बनाने में काम आएंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी, अगर 95 mm ऑफ Hg है, 95 mm ऑफ Hg अगर होगा तो इस टाइम पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कितना, 98% तक क्या होगा, हीमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? ठीक, चलिए ये जो मैं डाटा लिख रहा हूं बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा देखे गए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं ये डाटा को बता रहा हूं। जब ये डाटा आप लोग समझ में आ जाएगा तो कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का हम लोग प्लॉट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब अगर हम बात कर रहे हैं 40 mm ऑफ Hg, अगर 40 mm ऑफ Hg अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तो इस टाइम पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 75% तक सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, ठीक ठीक। और अगर 30 mm ऑफ Hg होगा, जो कि एक्चुअली होता है 26.7, लेकिन अभी मैं आपके लेवल पे लिख रहा हूं 30 mm ऑफ Hg अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा तो इस टाइम पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से 50% सैचुरेटेड होगा। तो 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? तो ये डाटाज अब समझ में आए किस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या क्या डाटा लेके चलने वाला हूं। देखो, होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, लेकिन मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 mm ऑफ Hg लेके चलूंगा, 40 mm ऑफ Hg लेके चलूंगा और 30 mm ऑफ Hg लेके चलूंगा। आ गई बात समझ में? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैं यहां पर कुछ आपको हाँ ले लेते हैं इसको, हाँ पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने ले लिया A पॉइंट, ये हमने ले लिया B पॉइंट और ये हमने ले लिया C पॉइंट। ठीक है, अब मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ये समझो ये कर्व क्या है, ये कर्व एक्चुअली है क्या, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अभी ध्यान से सुनना। A graph is plotted between oxygen concentration and परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। मतलब कि किस पार्शियल प्रेशर पे। अब इसको, ये तो मैंने लिख दिया है, ये तो एकदम समझ में नहीं आया। अब समझो किस पार्शियल प्रेशर पे कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होगा। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो जो ग्राफ आएगा वो सिग्मोइड आएगा, मतलब एस शेप आएगा, और इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व।
ठीक है। डिसोसिएशन कर्व इस कैसा है बेटा, सिग्मोइड है। दिस कर्व इज हाईली यूजफुल, किस लिए इस कर्व को बनाए, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है क्या? बच्चे रट लेते हैं राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, हमको यही समझ में नहीं आता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है क्या। किस पार्शियल प्रेशर पर, किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन, किस पार्शियल प्रेशर पे, किसका पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का, उस टाइम पर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, इसको देखने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, ये है आपका ग्राफ, ये मैंने पहले से बना रखा है बेटा, ताकि हम अपनी को थोड़ा सा, चलिए ठीक। अब हम लोग एक तरफ लेंगे, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, बहुत मैंने यहां पर वाई एक्सिस पे लेना है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अरे किससे सैचुरेटेड होगा, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कितना परसेंट वो तृप्त है, ठीक है, अगर मैं हिंदी की एकदम बात करूं तो, ठीक है। तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और इसको मैंने ले लिया वाई एक्सिस पे। किस पे ले लिया बेटा मैंने, वाई एक्सिस पे। आ गई बात समझ में, ठीक। और एक्स एक्सिस पे मैं लेने वाला हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इधर लूंगा बेटा मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बोल दिया था, ठीक है। तो मैं ये पहले किस किस के बीच में प्लॉट कर रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब मैंने यहां पर ए बी और सी पॉइंट लिया था, मैंने क्या लिया था बेटा, ए बी एंड सी पॉइंट लिया था। आइए देखते हैं, तो मैंने क्या बोला था, सुनना बात ध्यान से, मैंने ये बोला था, अब सुनो, यहां पर मैंने 10%, इधर मैं लिख लेता हूं पहले पूरा अच्छे से, इधर मैं लिख लेता हूं, ये है आपका 10%, ये है 20%, ये है 30%, ये है 40%, ये है 50%, ये है 60%, ये है 70%, ये है 80%, ये है 90%, और ये है आपका 100%, ठीक। तो इधर मैंने परसेंटेज सैचुरेशन ले लिया, बिल्कुल सही बात। अब इधर हम लोग क्या लेंगे, इधर हम लोग लेंगे कितना पार्शियल प्रेशर है इन mm ऑफ Hg, इन mm ऑफ Hg। इधर हमने ले लिया 10, इधर मैंने ले लिया 20, इधर मैंने ले लिया 30, इधर मैंने ले लिया 40, इधर मैंने ले लिया 50, इधर मैंने ले लिया 60, फिर ये 70, फिर 80, फिर 90, और फिर 100। और ये जो भी पार्शियल प्रेशर मैंने लिया है उसको मैंने लिया है mm ऑफ Hg में। लिख देता हूं नालायकों, तुम लोग बहुत दुष्ट हो, तुम लोग बोलोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा कर चले गए, mm ऑफ Hg, ठीक। तो ये अब मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक। अब देखो कितना लप्पू है, तो किस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ, ठीक। मैंने क्या बोला, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 100 mm ऑफ Hg होगा, उस टाइम पर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होगा। यहां पर पॉइंट आ गया, बिल्कुल सत्य वचन। तो यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया ए, ये कौन सा पॉइंट है, ए, ठीक। अब मैंने बोला था कि अगर, सुनना बात ध्यान से, अगर 40 mm ऑफ Hg होगा
तो उस टाइम पर वो 75% क्या होगा, 75% क्या होगा, सैचुरेटेड। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया? अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, इसीलिए तो पढ़ाया है। ये देखो मैंने क्या बोला, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑप्शन कितना है, 40 mm ऑफ Hg। इस टाइम पर ऑक्सीजन कितना सैचुरेटेड है, 75%। अब आ गई बात समझ में। चलिए, तो मैंने यहां पर, है ना, तो अगर हम बात कर रहे हैं 75, तो 75 कहीं यहां पर आएगा बेटा। चलिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा, ठीक, चलिए, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पॉइंट, पॉइंट बी। क्या आ जाएगा बेटा यहां पर हमारा पॉइंट बी आ जाएगा, ठीक। और 30 mm ऑफ Hg पे कितना था बेटा आपका, 50। तो ये यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा सी। तो मैंने क्या बोला, यहां पर अ पॉइंट ए बी सी, मुझे पॉइंट मिल गए। अब चलिए इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। जब इन पॉइंट्स को, तो क्या बन गया, कर्व। क्या बन गया, कर्व। और इसी कर्व को हम लोग, एस शेप का बनता है बेटा, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा इस तरह का सा बना देते हैं, तो आपको और अच्छा लगेगा। अब सही है, ठीक। तो ये एस शेप का दिख रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये एस शेप का, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसके, सिग्मॉइड। तो मैंने सर वहां पर लिख दिया था ताकि आपको अब मैं समझा पाऊं। ये क्या है आपका सिग्मॉइड का। कैसे आया सिग्मॉइड, पता चला कि नहीं चला, देखो बिल्कुल। क्या डाउट है बताओ, इसमें क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आ गई बात समझ में। तो ये हो गया अपना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। अरे ये क्या है, अरे ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक। तो यही तो बना हुआ है बेटा, ये देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इन्होंने इन्होंने क्या लिया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इन्होंने सेम वैसा ही लिया है बेटा। यहां पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ठीक। ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक। और इधर हमने क्या लिया है आपका वाई एक्सिस। इधर हमने क्या लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 mm ऑफ Hg में, mm ऑफ Hg में, ठीक। परसेंटेज, आइए देख लेते हैं। इधर हमने क्या लिया था परसेंट, ये आपका हो गया 10%, ये 20%, ये 30%, ये 40%, ये 50%, ये 60%, ये 70%, ये 80%, ये 90%, और ये क्या हो गया आपका 100%। आ गई बात समझ में, ठीक। और इधर हमने क्या लिया था, देखिए 10, अब समझ में आ जाएगा आपको। इधर क्या लिया था हमने, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये 100। देख लो, कोई डाउट नहीं, देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो
अब मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स लिए थे, याद आ रहा है आपको? एक तो मैंने लिया था पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए था, ठीक है। एक था मैंने 75% बनाया था, 75%, ये देखो, ये देखो 40 mm ऑफ एच पे था। और एक क्या था आपका, बताइए, 30 mm ऑफ एच पे कितना था, 50%। ये देखो, एक्चुअली मैंने क्या बताया था। अब सर यहां पे नहीं आके यहां पे क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? क्योंकि ये एक्चुअली 30 mm ऑफ एच ना होकर 26.6 mm ऑफ एच होता है, ये देख लो, इसीलिए। नहीं तो अगर यहां तो यहां पे आता ये, ठीक है। आ गई बच्चे बात समझ में? तो अब मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इस पॉइंट को मैंने लिया था ए पॉइंट, इस पॉइंट को लिया था मैंने बी पॉइंट, और इस पॉइंट को लिया था मैंने सी पॉइंट। देख लो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक। तो ये वाला पॉइंट भी, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व हो गया। कि अगर हमने बात किया, अब इधर देखो, अगर हमने बात किया ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर कितना पार्शियल प्रेशर था, 100 mm ऑफ एच जी। और इस टाइम पर ये 100% क्या था, सैचुरेटेड था। ये क्या था बेटा, 100% सैचुरेटेड था। आ गई बात समझ में? ठीक। अब अगर हम बात करेंगे यहां पर बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे क्या था आपका, 40 mm ऑफ एच जी। ये जो आप ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वही मैं पढ़ा रहा हूं बेटा। आ गई बात समझ में? इस टाइम पर वो 75% तक सैचुरेटेड था, ठीक। और अगर हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट पर बताइए 30 mm ऑफ एच जी था, और इस टाइम पर वो 50% सैचुरेटेड था। आ गई बात समझ में? 50%। तो ये हो गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या यहां पर खत्म होता है? नहीं, अभी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाना है बेटा इसमें, ठीक है बच्चों। तो अगर इतनी पॉइंट मुझे समझ में आ गई, तो मुझे बताइए कि पार्शियल पे जब 30 है, तो उस टाइम पर 50% ऑक्सीजन, सॉरी 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या है, सैचुरेटेड है। इसी को बोलते हैं P50। क्या बोलते हैं बेटा इसको, P50। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, P50। partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen at which 50% oxygen saturated, सॉरी 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? इसी को बेटा मैंने यहां पर लिख रखा है P50। P50 भी बेटा आपको याद रखना है। अब जब P50 की बात आई गई है, तो हमने यहां पर लिख ही दिया बेटा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, एक्चुअल इसकी वैल्यू होती है, मतलब कि एक्चुअल तो कम होती है, 26.7 होती है, लेकिन मैंने क्या बताया यहां पर कितना, 30 mm ऑफ एच जी। और ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, इसको आप चाहे समझ लीजिए चाहे रट्टा मार लीजिए, ये आपका होमवर्क है कि ये मैंने किस तरीके से लिखा है। और अगर नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में इसको आपको बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, इस वाले को। ये है आपका होमवर्क, जो भी मैं होमवर्क देता हूं हर बार, कि ऐसा क्यों हुआ, वाई, वाई, ठीक है। और ये पॉइंट एज इट इज आपको याद भी रखना है, ये पॉइंट एज इट इज आपको याद भी रखना है। अब इतनी पॉइंट अगर समझ में आ गई, तो अब मैं देखूंगा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब सुनना बात ध्यान से, फिर से आते हैं अपने प्यारे वाले डायग्राम पे, सुनना बात ध्यान से। मैंने क्या बोला कि टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, मैंने क्या बोला बेटा, टिश्यू पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है और CO2 तो वो कितना होता है, 40 और 45। ऑक्सीजन का पार्शियल पे 40 mm ऑफ एच जी।
यहां पर टिश्यू पर पार्शियल प्रेशर हम इससे नीचे नहीं कर सकते। मतलब अगर नॉर्मल, अगर हमें टिश्यू की फंक्शनिंग चाहिए तो वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg होना ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू चाहिए तो मुझे वहां पर 40 mm ऑफ Hg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रखना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? और मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि अगर अगर मान लीजिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हुई, अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग 15 ml ऑक्सीजन तक डिलीवर कर सकते हैं टू द टिश्यूज, और नॉर्मल कंडीशन में हम लोग 5 ml डिलीवर करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बात बताइए, हम अब मैंने जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखा तो मैंने यह देखा कि जैसे जैसे देखिए यहां पर जब ए और बी पॉइंट के बीच में, सुनना बात ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में देखिए कितना ग्राफ कितना स्टीप है। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां पे 100 से 40 के मतलब 60 mm के डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ इसने 25% ऑक्सीजन को रिलीज किया, लेकिन सिर्फ 10 mm Hg के डिफरेंस पे इसने 25% ऑक्सीजन तक डिलीवर कर दिया। अब मुझे बताइए कि क्या मैं 40 से 30 mm ऑफ Hg टिश्यू पे कर सकता हूं? अगर हैवी एक्सरसाइज हुई तो मुझे ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करना पड़ेगा। यह बात समझ में आई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर हैवी एक्सरसाइज हुई तो मुझे उस टाइम पर ज्यादा डिलीवर करनी पड़ेगी ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, लेकिन मैं इस पार्शियल प्रेशर को 40 से 30 नहीं कर सकता। तो फिर अब कैसे किया जाए? ये बहुत दुविधा वाली बात हो गई, ये तो दुविधा वाली बात हो गई। कोई दुविधा वाली बात नहीं है, आइए देखते हैं इसका रीजन। मुझे बहुत अच्छे से पता है हीमोग्लोबिन के बारे में, और हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, जो एक इसके अंदर जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है, और इसका स्ट्रक्चर क्या कैसा होता है बेटा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। मार्क माय वर्ड, मैंने क्या बोला बेटा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो याद आ रहा होगा, जो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर में वीकर बॉन्ड्स आते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आते हैं, वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस आता है बेटा आपका, और डाइसल्फाइड लिंकेज वगैरह भी आ जाती है उसमें। तो वो सब बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीकर बॉन्ड्स होते हैं। अब मुझे बताइए कि ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे बॉन्ड्स क्या हैं? वीकर बॉन्ड्स हैं। सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। एक एक चीज को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या है? वीकर बॉन्ड्स हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो प्रोटीन होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, इट इज वेरी, अगर बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा तो इट इज वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव किसके लिए? टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, टूवर्ड्स टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर बोल रहा हूं, प्रेशर बोल रहा हूं, पीएच, पीएच एंड टेम्परेचर के लिए बहुत क्या होता है बेटा? इट इज वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड पीएच, टूवर्ड्स टेम्परेचर एंड पीएच, इन दोनों के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? अब सुनना बात ध्यान से, अब सुनना बात ध्यान से, मुझे बताइएगा आप, मुझे एक बात बताना, बिल्कुल देखो बेटा इजी है। ये है आपका टिश्यू, टिश्यू में क्या है? आपकी सेल्स, सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका टिश्यू बन गया।
ठीक, मुझे बताइए कि जब इस टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो यहां पर O2 का कंजप्शन ज्यादा होगा और CO2 का लिबरेशन भी ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन का कंजप्शन यहां पर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन मोर, ऑक्सीजन कंजप्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है यहां पर। और ऑक्सीजन सॉरी, जो CO2 जो रिलीज होगी बेटा यहां से, CO2 जो रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में? और मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक बात और पता है, एक बात और पता है कि यहां पर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। यहां पर क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है आपका? देखो एकदम समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा मैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मुझे बताइए कि जब ये टिश्यू ज्यादा काम कर रहा है तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा? यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? अगर ज्यादा एक्सरसाइज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एटीपी ज्यादा बन रहा है, टूट ज्यादा रहा है, तो एनर्जी का जो लिबरेशन होता है वो ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, अब मुझे बताइए कि CO2 बनी, यहां पर ज्यादा मात्रा में CO2 बनी। बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। और ये वाटर इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ये वाटर है, तो ये CO2 वाटर से रिएक्ट करेगी और बनाएगी H2CO3। और ये H2CO3 फिर वापस से डिसोशिएट होकर बना लेगा H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन। अब मुझे बताइए कि यहां पर H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इस टिश्यू में बढ़ेगा, और अगर टिश्यू में बढ़ेगा तो मुझे बताइए कि pH भी यहां पर कम हो जाएगा। pH डिक्रीजेस एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। आ गई बात समझ में? और ये दोनों फैक्टर्स प्रोटीन को इफेक्ट करते हैं। देखो तो इसका मतलब ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को खराब कर सकते हैं क्या? अब समझो इस तरीके से, सपोज करो ये है आपका हैंड, ठीक है, ये है आपका हीमोग्लोबिन और ये क्या है? आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, अभी बहुत अच्छी तरीके से इसने इसको बाइंड कर रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि प्रोटीन बहुत सेंसिटिव होता है किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, पीएच के लिए। अब यहां पर हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इट इज वेरी सेंसिटिव, इट इज वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स पीएच एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वीकर बॉन्ड टूटेगा, ये अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को खोने लगेगा। तो मुझे बताइए कि जब ये खोएगा तो यहां पर जो एक्टिव साइट रहेगी जहां पे बाइंड करेगा ये से हट जाएगा, ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तेजी से रिलीज होगी। तो बिना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को कम किए बिना ही मैं इन कंडीशंस की हेल्प से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ा दूंगा। ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया। तो ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू दिस फैक्टर, मैंने क्या बोला बेटा? ड्यू टू दिस फैक्टर ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोशिएट्स मोर, ये ज्यादा डिसोशिएट होगा। ड्यू टू दिस फैक्टर ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोशिएट्स मोर। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन का बात अगर हम कर रहे हैं तो ये HbO2 डिसोशिएट होकर Hb+O2 और ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी करेगा एट सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एट सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर में कोई कमी नहीं आई है,
पार्शियल प्रेशर में कोई कमी नहीं आई, लेकिन डिसोसिएशन अब पहले से ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि इन फैक्टर्स ने प्रोटीन के नेचर को खराब कर दिया, और इसके कारण उसका जो बाइंडिंग था ऑक्सीजन की वो और वीकर होती चली गई। और इस तरीके से अब हम लोग पढ़ सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। आइए देखते हैं। अब इधर देखो, मुझे ये बताओ कि अब मुझे अगर सेम पर अगर मुझे अब ये दूसरा इसको कर्व लेना पड़ेगा, पिंक ले लेता हूं। चलिए, अब मैंने क्या देखना है, ध्यान से देखना बेटा। अब देखिए, इसी पार्शियल प्रेशर पर देखिए, अब ये कर्व कैसा शिफ्ट हुआ है, राइट शिफ्ट हुआ है। कैसे शिफ्ट हुआ, राइट। देखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ 40 पहले के टाइम पर ये बी पॉइंट पे आ रहा था, देखो 75%, 40 mm ऑफ Hg पर, 40 mm ऑफ Hg पर ये 75% तक सैचुरेटेड था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, पीएच को कम किया, H पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, या CO2 के पार्शियल प्रेशर को बढ़ाया, तो ये कर्व कैसा हो गया, शिफ्ट हो गया राइट। अब ये किस तरफ शिफ्ट हो गया बेटा, राइट शिफ्ट हो गया। ये कर्व कैसा शिफ्ट हो गया बेटा, राइट। अब मुझे बताओ कि सेम 40 mm ऑफ Hg पे देखो 50% सैचुरेशन है। इसका मतलब 50% ऑक्सीजन को उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आ गई बात समझ में? ठीक, तो अब मैं बहुत अच्छी तरीके से बता सकता हूं कि किस किस कंडीशन में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वाला बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि किस तरीके से ये कर्व राइट शिफ्ट हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो अब इसको तो हमने समझ लिया, अब इसको हम लोग रट्टा भी मारेंगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है बच्चों। और ये राइट शिफ्ट कब होगा, आइए देखते हैं। अब ये याद रखना है बेटा, राइट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। राइट शिफ्ट किस किस कंडीशन में हुआ? पहला, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए। टेम्परेचर क्यों हुआ है? क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ हीट है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर CO2 बढ़ जाए, CO2 इंक्रीज करेगा तो भी हो जाएगा राइट शिफ्ट। थर्ड पॉइंट, अगर पीएच कम हो जाए, पीएच डिक्रीजेस या H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ये समझ में आ रहा होगा बेटा आपको, आ गई बात समझ में? और एक पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 4.23 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, इसका भी अगर अधिकता होगा, ये आप एमबीबीएस में जाकर बेटा पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर 23 बाई पीजीए, अगर 23 बाई फॉस्फोग्लिसरेट अगर बढ़ेगा तो भी ये कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है। और एक पॉइंट और जो बच्चे जनरली भूल जाते हैं, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, हाई एल्टीट्यूड। जब कब पर्वतारोही जो होते हैं बेटा, जो माउंटेन्स पे ट्रेवल करते हैं, उस टाइम पर उनका कर्व कैसे शिफ्टेड होता है, राइट शिफ्ट। तो हाई एल्टीट्यूड में भी ये राइट शिफ्ट होगा बेटा, हाई एल्टीट्यूड। आ गई बात समझ में? और अगर हम लोग वापस से इनको सेटिस्फाइड कर दिए, सुनना बात ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट शिफ्ट की, सुनना बात ध्यान से। अब हमने बात क्या करनी है, लेफ्ट शिफ्ट।
लेफ्ट शिफ्ट। ठीक बच्चों, तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो अगर मैं कंडीशन को नॉर्मल कर दूं, अगर मैं कंडीशन को नॉर्मल कर दूं मतलब कि अब वो आकर रेस्ट कर रहा है बेटा, तो रेस्ट करने की कंडीशन में धीरे से उस टिश्यू का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, धीरे से पीएच बढ़ जाएगा, धीरे से H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, धीरे से CO2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि याद रखिएगा कि वापस से जो कर्व था वो अपने मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर मूव कर जाएगा, उसको लेफ्ट शिफ्ट नहीं बोलेंगे। ठीक, अब एक चीज और मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये हैं आपके हीमोग्लोबिन ए के लिए, एडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए। अगर हम बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन की, तो फीटल हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है वो ऑलरेडी लेफ्ट शिफ्टेड होता है। आइए देखते हैं कैसे। कुछ इस तरीके से आ गई बात समझ में। इसका सिंपल सा मीनिंग है बेटा कि अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं पॉइंट्स को डिनोट करना चाहूं, अगर मैं इन पॉइंट्स को वापस से डिनोट करना चाहूं, देखिए 30 mm ऑफ एच जी पर, देखिए ये यहां पर है, ठीक है, 40 पर ये और ऊपर है, और 100 पे तो ये बहुत पहले ही आ गया। आगे बात समझ में। इसका सिंपल सा मीनिंग है, सुनना बात ध्यान से, ये है आपका फीटल हीमोग्लोबिन के लिए। क्यों ऐसा भगवान ने इसलिए बनाया? पहली बात तो ये समझो कि मैंने आपको दोनों की चेन में डिफरेंस बताया था, ये 2 अल्फा और 2 बीटा से बना है और ये 2 अल्फा और 2 गामा से बना है। तो अगर ग्लोबिन चेन में डिफरेंस है तो इसका मतलब इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्या है? डिफरेंस है। और इसीलिए इसकी एसोसिएशन मतलब ये कम पार्शियल प्रेशर पे भी बहुत तेजी से क्या हो जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा, और उसी तेजी से डिसोसिएट भी हो सकता है। आप ये समझिए कि अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी, सुनना बात ध्यान से, सुनना बात ध्यान से, अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है और बेटा उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज की वैसे तो प्रोहिबिटेड होता है, मान लीजिए वो ज्यादा काम कर रही है, तो उस टाइम पर उसके ब्लड में बेटा हाइपोक्सिक कंडीशन आ सकती है, और यही ब्लड किस में जाएगा? आपका फीटस में भी जाएगा। तो फीटस में हो, क्योंकि उस टाइम पे बेटा उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो इस चीज को बियर नहीं कर पाएगा। इसलिए उसमें भगवान ने क्या दे दिया? फीटल हीमोग्लोबिन। तो अगर कम पार्शियल प्रेशर पे भी अगर ऑक्सीजन अगर मिलेगी उसको, तो भी वो बहुत तेजी से क्या कर जाएगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या कर जाएगा? एसोसिएट कर जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर ऑलरेडी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इसको मैं पहले से ही यहां पर लिख देता हूं। HbF ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑलरेडी shifted towards लेफ्ट। आ गई बात समझ में? इतना पॉइंट समझ में आ गया बेटा, तो हम आगे चलें क्या? ठीक बच्चों, तो फिर मैंने क्या बोल दिया आपको कि अगर कैन बाइंड इजिली टू ऑक्सीजन एट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत इजिली बाइंड कर जाता है किससे? ऑक्सीजन से,
अगर पार्शियल प्रेशर लो भी होगा तो, और इसीलिए इसका जो कर्व होता है वो ऑलरेडी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट होता है। और ऐसा खूबी इसके अंदर इसलिए है, ऐसा खूबी इसलिए है बेटा, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन एफ होता है ये 2 अल्फा एंड 2 बीटा से मिलके बना होता है। मैंने क्या बोला बेटा, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा से मिल, सॉरी 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 मार करेक्ट कर लीजिएगा, 2 अल्फा और 2 गामा से मिलके बना होता है। 2 अल्फा एंड 2 गामा से मिलकर बना होता है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट समझ में आ गया, ठीक है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा एक चीज याद रखिएगा बेटा, अगर कभी कभी पूछे कि राइट शिफ्ट, ठीक है, when blood enters into highly when blood, इसको लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं ताकि आपको समझ में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है, कि राइट शिफ्ट कब होगा, when blood enters highly metabolic एक्टिव टिश्यू। जब कभी ब्लड हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू में एंटर करेगा उस टाइम पर ये कर्व राइट शिफ्ट होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं बेटा क्वेश्चन आने की, उन सारी पॉसिबिलिटीज को मैं यहां पर वन बाय वन डिस्कस कर दे रहा हूं, वन बाय वन डिस्कस कर दे रहा हूं बेटा। आ गई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि राइट शिफ्ट कहां पर होता है, तो टिश्यू पे होता है। लेफ्ट शिफ्ट कहां पर होगा बेटा, आपका लंग्स पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी पॉइंट समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि इन कंडीशन के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व बेटा राइट शिफ्ट हुआ, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को इन्हीं कंडीशन के कारण अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, मतलब जो HbO2 था उसका डिसोसिएशन अगर ज्यादा हो गया बेटा, तो उस टाइम पर याद रखिएगा, उस टाइम पर याद रखिएगा इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने ये बताया बेटा कि अगर CO2 बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, कब बढ़ेगा, जब कोई भी टिश्यू हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव है। और अगर वो हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव है तो सिंपल सी बात है, वो वहां के इंटरस्टिशियल में जो आपका वाटर है उससे रिएक्ट कर जाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, मतलब एसिड बनाएगा, और उसके बाद फिर बेटा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, जैसे कि वहां का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और pH भी कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी बेटा आपको, और इसीलिए मैंने क्या बोला, बिकॉज राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 द एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू होगा तो क्या होगा, वहां पर CO2 ज्यादा बनी, और CO2 ज्यादा बनी तो उसने डिसोसिएशन को बढ़ा दिया। देखो वही चीज लिखी है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया क्योंकि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा था। तो याद रखिएगा इस बोर इफेक्ट से भी बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए बोर इफेक्ट से, तो इसको भी हमको पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। ये मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी बेटा, और मुझे लगता है कि मैंने सारे प्रोस्पेक्ट को डिस्कस कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है बेटा, हर एक चीज को डिस्कस किया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को लेकर आपका एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दिया मैंने, फीटल हीमोग्लोबिन वाला भी दिखा दिया अच्छे से आपको। तो मुझे लगता है अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों लेक्चर्स को जो मैंने बेटा कंबाइंडली बनाया है, इन दोनों लेक्चर्स को आप बहुत अगेन एंड अगेन देखिएगा। उसको कोई भी डाउट्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरा नंबर भी बेटा आपके पास है, ठीक है। आप उस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कोई भी अगर डाउट आए तो आप मुझसे बहुत इजी तरीके से पूछ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए बेटा, आप मस्त तरीके से खाना पीना खाइए और पढ़ाई जम के करिए, और
कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो बेटा तो प्लीज अनुरोध है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।